आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 10 जैव अणु की स्टडी करेंगे। ये ओल्ड बुक है इसलिए इसमें इसका 14 चैप्टर दे रखा है, लेकिन इसका चैप्टर का नाम क्या है, जैव अणु। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है आपका यहाँ का, इसको देख लीजिए एक बार यहीं से। यह शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं की सुव्यवस्थित एवं समक्रमिक और समकालिक प्रगति है जो जीवन को प्रेरित करती है। एक जैव तंत्र स्वयं वृद्धि करता है, तो करता ही है, और कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जैव तंत्र होता है क्या, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप पहले यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आता है जैव तंत्र। यहाँ से जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव होते हैं। स्पेशली इस लाइन को रख लें, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है। ये जैव अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य प्रणालियों की विवेचना इस प्रकार की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपके सामने रखा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों, तो आपको हेडिंग भी डालना है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का वृहद समूह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु शर्करा, जो बार बार एग्जाम में आता है आपका, फिर ग्लूकोज तथा स्टार्च यानी कि मंड आदि है। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र CxH2O है। क्या है, CxH2OY होता है तथा पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था, जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न हुआ। अगर उदाहरण की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 यहाँ दिए सामान्य सूत्र है ना, C6H2O6 के अनुरूप है, परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के अनुरूप है कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते, क्योंकि जिसके साथ में कार्बन हाइड्रोजन दिखा, ऑक्सीजन दिखा, तो क्या उसे कार्बोहाइड्रेट बोला जाएगा, संभव ही नहीं है। तो जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH का सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है, C2H2O2 में सही बैठता है, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रेमनोज C6H2O5 एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु परिभाषा में सही नहीं बैठता। अधिकांश अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि इनमें एक विशिष्ट प्रकारात्मक समूह होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट को ध्रुवण गुणक या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन तथा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, जबकि दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा को दुग्ध शर्करा, ठीक है, दुग्ध शर्करा या फिर क्या कहेंगे, लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेटों को सेकेराइड भी कहते हैं और ग्रीक सेकेरोन से बना है ना, ग्रीक शब्द सेकेरोन का तात्पर्य शर्करा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, सेकेंड हेडिंग क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला था मोनोसेकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जलपीड़ित नहीं किया जा सकता, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। लगभग 20 मोनोसेकेराइड प्रकृति में ज्ञात है। इसके कुछ सामान्य उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आदि है। फिर आते हैं ओलिगोसेकेराइड, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद पॉलीसेकेराइड आता है, तो ये भी आपको हाईलाइट कर ही रखा है। फिर यहाँ से फिर आता है मोनोसेकेराइड, कहते हैं, तो मोनोसेकेराइड से बात करते हैं। ठीक है, तो यदि मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड समूह है तो उसे एल्डोज, और यदि उसमें कीटोन समूह है तो उसे कीटोज कहते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड में निहित कार्बन परमाणु की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे आपको दे रखा है। विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड, तो 3 है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 के लिए हेक्सोस, 7 के लिए हेट्रोस। तो अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड की बात करें तो ट्रायोस, एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस, खाली ये आगे को एल्डो लगाना है। अगर कीटोन के साथ करें तो कीटो ट्रायोस, फिर कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस और कीटो हेप्टोस। इस प्रकार से ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था मिलता है। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। फिर हम बात करते हैं ग्लूकोज को बनाने की विधि। तो सुक्रोज, इक्षु शर्करा से सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, C12H22O11। तो ये रिएक्शन देख लीजिएगा। फिर स्टार्च से आता है, स्टार्च की साथ भी इसी प्रकार से रिएक्शन होती है। फिर आता है ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसको ओपन चेन करके करेंगे तो यहाँ पे 4 बार CHOH लिखेंगे। सबसे ऊपर CHO, सबसे नीचे CH2OH और बीच में आएगा CHOH। ठीक है, 4 बार हो जाएगा। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है तथा इसे डेक्सट्रोज कहते हैं।
यह अनेक कार्बोहाइड्रेटों तथा स्टार्च सेलुलोज आदि का एकलक होता है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक पूरा इसको कर लिया, क्योंकि सारे जो पॉइंट है ये मोस्ट टाइम पे पॉइंट है ना, तो इन सारों पॉइंट को आपको करना ही है। तीसरा आता है, फिर चौथा, और लास्ट में आ जाता है आपका पांचवा। इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि सारी रिएक्शन दे रखी है। फिर ग्लूकोज का आता है, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल सैकेराइड बनाते हैं। और फिर यहाँ आता है, बहुत से अन्य अनेक गुणों के अध्ययन के उपरांत फिशर ने विभिन्न OH समूह की सही दिक स्थान व्यवस्था को दर्शाया। इसका सही विन्यास फर्स्ट द्वारा निरूपित होता है और ग्लूकोनिक अम्ल को संरचना सेकेंड तथा सेकेंड अम्ल को संरचना थर्ड द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये आपका दे रखा है। फिर आगे ग्लूकोज को सही रूप डी ग्लूकोज नाम देते हैं और ग्लूकोज के नाम से पहले लिखा डी इसके विन्यास को निरूपित करता है, जबकि प्लस अणु के दक्षिण ध्रुवण गुणवत्ता को निरूपित करता है। ठीक है। फिर आ जाएगा, किसी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर डी और एल उसके किसी विशेष यौगिक के त्रिविम समावयवी के किसी अन्य यौगिक जिसका विन्यास होता है ज्ञात हो के आपेक्षिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में यह संबंध, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में यह संबंध से ग्लिसरॉल्डिहाइड के किसी विशेष समावयवी से दर्शाया जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक असममित कार्बन परमाणु होता है तथा इसके दो प्रतिबिंब रूप होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। और ये दोनों इसके दे रखे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHO, फिर ये HOH और CH2OH, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला। फिर इधर भी आपको इस प्रकार से रखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के H+ समावयवी का विन्यास D होता है ना, D होता है। और फिर इसी के आगे देख लेते हैं, D होता है, यहाँ से वापस चालू करेंगे तो संरचना में, यहाँ से तो संरचना में OH समूह दाहिनी ओर होते हैं और वे सभी यौगिक जिनका सहसंबंध रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल्डिहाइड के D समावयवी से स्थापित किया जा सकता है D विन्यास वाले कहलाते हैं, जबकि वे जिनका सहसंबंध ग्लिसरॉल्डिहाइड के L समावयवी से स्थापित किया जा सकता है L विन्यास वाले कहलाते हैं। आप संरचना में देख सकते हैं कि L समावयवी है ना, OH समूह बाईं ओर किसी मोनोसैकेराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए इसके सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु की तुलना करते हैं, जैसे कि H+ ग्लूकोज सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु पर OH होता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको यहाँ तक करना है, शेष पर रहे। आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये सारी रिएक्शन तो इसके साथ देनी है ना, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्मूले। फिर ग्लूकोज का चक्रीय संरचना आएगा, तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है, परंतु अभिक्रियाएं तथ्य संरचना तो स्पष्ट नहीं होते। तो एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज शिव परीक्षण नहीं देता। ठीक है, पहला क्या है इसमें, पहला क्या है कि एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज शिव परीक्षण नहीं देता एवं यह NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक उत्पाद नहीं बनाता। फिर दूसरा आ जाता है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता जो मुक्त CHO की अनुपस्थिति में इंगित करता है। फिर ग्लूकोज दो विभिन्न या भिन्न क्रिस्टल रूपों में पाया जाता है जिन्हें अल्फा बीटा कहते हैं। और ग्लूकोज का अल्फा रूप गलनांक 419 के, इसके साथ 303 के पर द्वारा किया जाता था, जबकि यहाँ से तो यहाँ करके आप यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक काफ़ी हो जाए। ठीक है, फिर एक ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बन गई, इस संरचना को बना लीजिएगा इस प्रकार से। देखो यहाँ पे क्या देगा, HCOH, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ से और इसको सेट करके लिखना है। देखो 1 1 2 3 4, तो यहाँ पे H तो इसे यहाँ से O है, तो यहाँ का O रिप्लेस होगी यहाँ पे, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का है, तो ये देखो कॉम्बिनेशन बन के। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसिटल रूपों में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में होती है। C1 मतलब कि पहले कार्बन पर, इसे एनोमरिक कार्बन कहते हैं। ऐसे समावयवी अर्थात अल्फा बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। पायरेन से समानता के होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को पायरेनोज संरचना कहते हैं। पायरेनोज एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरचना है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दिए हावर्त संरचना के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो तीनों देखो, ये पायरेन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि खाली आपको बेंजीन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना, तो ये फिर ये अल्फा डी और ये बीटा डी। तो कुछ नहीं, यहाँ पे खाली हल्का सा देखो, यहाँ से ये सेम है, यहाँ से ये सेम है, यहाँ पे भी ये सेम है। आपका खाली चेंज क्या है, तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H, बस ये इतना सा चेंज हो गया, क्योंकि उसने केवल C कार्बन पर चेंज, इसने अभी बोला ना कि C कार्बन पर चेंज होता है, तो जब C कार्बन पर चेंज होता है तो यहाँ पे C कार्बन पर यानी कि 1 कार्बन पर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर आता है फ्रक्टोज, एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज है और यह डाइसैकेराइड ग्लूकोज के जल विघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है
फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। ये मेनली ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो और शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ से ये मोस्ट टाइम पे इफेक्ट है, तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इसे। फिर आता है फ्रक्टोज की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की संरचना नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे फ्रक्टोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोज में कार्बन श्रृंखला 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणु की एक रिज्जु श्रृंखला है। यह डी श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण गुणक यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप में डी फ्रक्टोज लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवरण श्रृंखला दी गई है, तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। फिर ये भी दे रखा है, यह भी दो चक्रीय संरचना में उपस्थित होता है जो OC5 पर उपस्थित OH है C डबल बॉन्ड के यौगिक से प्राप्त होता है। इस प्रकार 5 सदस्यीय वलय बनती है तथा फ्यूरोन से समानांतर इसे फ्यूरेनोज कहा जाता है। फ्यूरोन एक 5 सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये फ्यूरोन की संरचना है। यहाँ पे आपने पायरिन की संरचना, पायरिन में क्या होता है, ये 5 कार्बन 1 2 3 4 5, और फ्यूरोन में आपके कितने 4, 1 2 3 4, और बीच में ऑक्सीजन कार्बन होगा। और इस संरचना को फिर रिप्लेस करके यहाँ पे 5वें कार्बन का बोला कि यहाँ से ये ऑक्सीजन होगी, यहाँ से, तो देखो 5वें कार्बन पर चेंज हो रहा है। तो फ्रक्टोज के दोनों एनोमर की चक्रीय संरचना को हार्वर्ड संरचना द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। फिर आता है आपका ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आप इसको अच्छे से क्लियर, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फिर आता है डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड क्या होता है? तो डाइसेकेराइड का तनु अम्ल, डाइसेकेराइड का तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल घुटन द्वारा समान तथा असमान मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं। दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं और परमाणु के द्वारा दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। ये हो जाएगा। अगर उदाहरण की बात करें तो सुक्रोज। दूसरी ओर यदि शर्करा में एक कार्यात्मक समूह उपस्थित हो तो अपचायी शर्करा कहलाती है, जिसे माल्टोज और लैक्टोज। अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज के बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बनाएगा और आपको और लगता है तो इसमें से थोड़ा प्लस माइनस भी कर लीजिएगा। सुक्रोज दक्षिण ध्रुव गुणक होता है, लेकिन जल घुटन के उपरांत दक्षिण ध्रुव गुणक ग्लूकोज तथा वाम ध्रुव गुणक फ्रक्टोज देता है। इतना काफ़ी रहेगा। और माल्टोज की बात करें, माल्टोज एक अन्य सेकेराइड माल्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का C1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है और यह अपचाय गुण दर्शाता है। यह एक अपचायी शर्करा है। इसमें भी आपको इसका स्ट्रक्चर, तो देखो ग्लूकोज माल्टोज के लिए आपको दोनों को स्ट्रक्चर दे रखे। फिर आता है लैक्टोज का, ये तीसरा आ गया। तो लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण सामान्य दूध शर्करा भी कहलाता है। यह बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। गैलेक्टोज के C1, अब C1 की बात करें, अब C1 कहाँ पे, यहाँ पे C1 आपका, तो उसने क्या बोला है कि C1 तथा ग्लूकोज के C4, अब C4 का यहाँ पे के मध्य बंद होता है। तो देखो यहाँ से ये C1 और ये C2, उसने क्या बोला गैलेक्टोज और ग्लूकोज, तो गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज के C1 और C4 के बीच में बंध बनता है, तो मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज इकाई के C1 पर उत्पन्न होता है, अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है। फिर आता है पॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा संयुक्त रहती है। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। यह मुख्यतः भोजन संग्रह तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। स्टार्च की बात करें, स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है तथा 2 घटकों एमिलोज और एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। और एमिलोज जल में घुलनशील अवयव है तथा स्टार्च का 15 से 20% भाग निर्मित करता है। रासायनिक रूप से एमिलोज 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है, जो आपस में C1 C4 ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर आता है एमिलोपेक्टिन। तो ये भी इस प्रकार से देख लिएगा और इसका स्ट्रक्चर बना लिएगा। इसमें भी ये 2 जोड़ रखा है आपका, देखो यहाँ से, तो ये 4, फिर ये 4, तो 1 4, इस वजह से 1 4 1 4 कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। फिर आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो अल्फा वाला और यहाँ पे C6 पर शाखा युक्त है, तो ये इस प्रकार से सेट हो रहा है। किसका बनेगा, एमिलोपेक्टिन। फिर इसमें बनता है आपका पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज। तो सेलुलोज विशेष रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिका भित्ति का प्रधान अवयव है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनी रिजिड श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड है, जिसमें ग्लूकोज इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। और ये आपका फॉर्मूला देखा, ये सेलुलोज का ये पूरा फॉर्मूला होता है।
यहाँ पे क्या देखो HOCH2OH, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन करके ऐसे सारा सेम टू सेम छापना है। फिर ग्लाइकोजन आता है, तो ग्लाइकोजन के लिए भी आप यहाँ से अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट का महत्व, तो ये आता है कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट पौधों और प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में तात्कालिक स्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा शहद का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट अणु वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में एवं एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, ये पूछा जाता है ना। जीवाणुओं में पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोज में फर्नीचर आदि बनाते हैं, तथा सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोज हमारे वस्त्र बनते हैं। तो ये यहाँ से पूरा ही कर लीजिएगा आप तो। फिर आता है प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के बारे में भी ये देख लीजिएगा पूरा, है ना। और प्रोटीन के बारे में देख लीजिएगा कि प्रोटीन जीव जगत के होते हैं। तो फिर एमिनो अम्ल आ जाता है, एमिनो अम्ल के बारे में भी देख लीजिएगा, आपकी किताब में ये से एमिनो अम्ल के बारे में यहाँ तक ही कर लेंगे, काफ़ी है। फिर आता है एमिनो अम्ल का वर्गीकरण, तो एमिनो अम्ल का वर्गीकरण को देख लेंगे। एमिनो अम्लों को उनके अणु में उपस्थित एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूह की अपेक्षित संख्या आधार वर्गीकृत अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन वर्गों में किया गया है। एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूह की समान संख्या एमिनो अम्ल की प्रकृति को उदासीन बनाती है, और कार्बोक्सिल समूह की अपेक्षा एमिनो समूह को संख्या अधिक होने पर यह क्षारीय तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या एमिनो समूह की संख्या से अधिक होने पर अम्लीय होते हैं, जो अम्लीय शरीर में संश्लेषित करते हैं, जिन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, दोनों दे रखा है। ठीक है, अब इसके लिए टेबल भी दे रखी है, इस टेबल को आप कर लीजिएगा। प्राकृतिक एमिनो अम्ल पूरे, ये पूरी टेबल दे रखी है। तो यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है कि ग्लाइसिन के लिए पार्श्व श्रृंखला आर का विशेष लक्षण क्या है, H, 3 अक्षर प्रतीक है तो क्या है, GLY, और 1 अक्षर कोड है G। फिर एलानिन के लिए A यूज़ करते हैं, वेलिन के लिए V, ल्यूसिन के लिए L, और जिसमें ज़्यादातर मैंने जो टिक लगा रखे ना ये वाले, इनको आपको स्पेशली देखना ही है। ठीक है, अब इसमें जो मैं हाईलाइट करते जाऊँ ना वही देख लीजिएगा। एमिनो अम्ल सामान्य रंगीन क्रिस्टली ठोस होते हैं, ये जल्दी ठीक यहाँ से होता है, और इसके ज्यूटेराइन वाला फॉर्मूला या फिर ज्यूटेराइन गाइड वाला भी कर सकते हैं। फिर आता है प्रोटीन की संरचना, तो प्रोटीन की संरचना यहाँ से ये पूरा देख लीजिएगा। फिर ये स्ट्रक्चर वगैरह दे रखे हैं, इसमें से आप अपने हिसाब से सेट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर रेशेदार प्रोटीन आता है, रेशेदार प्रोटीन के गुण वगैरह सब इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, मैंने जो बना रखा है ये काफ़ी आपके लिए रेशेदार प्रोटीन में। सामान्य जल में विलय होते हैं और कुछ सामान्य उदाहरण होते हैं। फिर गोलिका का प्रोटीन, तो ये भी देख लीजिएगा, अगर इसका समझ में नहीं है तो आप गाइड से कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, ये तो छोड़ दीजिएगा। फिर आता है आपका प्रोटीन की विकृतीकरण, तो ये देख लीजिएगा एक बार। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना, कुछ प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जिन्हें उपिकाइयाँ कहते हैं। तो ये यहाँ से इस प्रकार कर लीजिएगा। फिर आता है प्रोटीन का विकृतीकरण, क्या आएगा, प्रोटीन का विकृतीकरण, तो जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना था जैविक क्रियाएं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये प्रोटीन की विकृत संरचना है, आपके सामने स्ट्रक्चर दिए रखे हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। इनमें से इन स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अभी आपके आपके एंजाइम दे रखे, तो एंजाइम का भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर गाइड से लिख लीजिएगा। लेकिन जहाँ थे तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको कहते हैं तक, और फिर उदाहरण देकर यहाँ से यहाँ तक कर लेना आपको। क्लियर है, फिर इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब भले ये करे तो करे, नहीं तो छोड़ दीजिए, ये कर लीजिएगा, क्योंकि इसे एंजाइम है तो इम्पोर्टेंट ही है। और एंजाइम की क्रियाविधि दे रखी है, तो किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एंजाइम सक्रिय ऊर्जा के परिणाम को कम कर देती है। तो उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं, तो ये क्रिया है ना यहाँ से। फिर विटामिन क्या होता है, तो विटामिन के बारे में आप, ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ है, जिससे जीवन की इष्टतम इकाई होती है। तो ये पूरा कर लीजिएगा, यहाँ से यहीं से स्टार्ट करके यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने ये दे ही रखा है आपको, ये सारा इस प्रकार से कि B6 B12 के नाम से होता है, विटामिन का अधिक हानिकारक होता है, अतः चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। फिर विटामिन क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, विटामिन के बारे में पूरा दे रखा मैंने। विटामिनों का वर्गीकरण, तो ये जल में वसा में घुलनशील और जल में विलेय विटामिन के प्रकार, तो दोनों को पूरा छापना है। फिर ये पूरी टेबल दे रखी है, इस टेबल को भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि टेबल इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के वजह से पूरी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप इसको पूरे अच्छे से कर लीजिएगा। हम थोड़ा इसमें देखेंगे, लेकिन आपके पास किताब है NCERT है, तो आप सारा कुछ NCERT से ले सकते हैं। मैं तो खैर आपको एक तरीका बता रहा हूँ आपको करना क्या है। फिर आएगा न्यूक्लिक अम्ल का, तो इसमें से जो हाईलाइट करेगा वही देख लीजिएगा। फिर न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक संगठन दे रखा, तो ये आपको पूरा ही करना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। क्लियर है, और यहाँ पे जेम्स वाटसन का दे रखा, तो यहाँ से जो हाईलाइट करेगा उन पॉइंट को देख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अगर करना हो तो आप पूरा कर सकते हैं। इसमें भी आपके अलग अलग दे रखे, DNA के 4 सारी श्रृंखला दे रखी है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिर आप इसमें तो छोड़ दीजिएगा, है ना। अगर करना चाहे तो आपकी इच्छा हो तो आप क्या करें, न्यूक्लिक अम्ल गाइड से कर लीजिएगा। फिर इधर आता है आपका, तो यही वाला न्यूक्लिक अम्ल ही है। ठीक है, फिर एक ये DNA उंगली छापन है, तो ये आपने बायोलॉजी में करा ही होगा। अगर आप करना चाहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला कर लीजिएगा। फिर आता है हार्मोन, तो हार्मोन को आप
बस थोड़ा सा यहाँ से हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक और इसको थोड़ा घुमा के यहाँ तक कर लीजिएगा, बहुत है, काफ़ी होगा आपका हार्मोन। ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ में।